बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है हमारा C4 साइकिल के बारे में। इफ़ यू रिकॉल योर लास्ट लेक्चर्स, हमने C2 साइकिल के बारे में बात की थी, C3 साइकिल के बारे में भी बात की थी। C3 साइकिल को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं या केल्विन मिल्विन साइकिल भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइंटिस्ट नेम। और C3 साइकिल को हमने C3 साइकिल क्यों कहा था, क्योंकि उसमें जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रही थी वो 3 कार्बन कंपाउंड की थी। इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो C4 साइकिल के बारे में है। इसका मतलब डायरेक्टली ये होता है कि हाँ, इसमें भी जो फर्स्ट स्टेबल का प्रोडक्ट बनेगा या कंपाउंड बनेगा वो हमारे साथ 4 कार्बन कंपाउंड का होगा। ठीक है, सो बात करते हैं C4 साइकिल के बारे में। C4 साइकिल को हम स्लैग पाथवे भी कहते हैं। ठीक है, हेज एंड स्लैग के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पाथवे के बारे में बात की थी या इस साइकिल के बारे में बात की थी या इसको डिस्कवर किया था। सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट हेज एंड स्लैग पाथवे। ठीक है, इट अकर इन C4 प्लांट्स। जैसे ही हमने C2 प्लांट्स की बात की थी, C3 प्लांट्स की बात की थी बिकॉज ऑफ C3 पाथवे या C3 साइकिल के बारे में। इसी वजह से हमने उन प्लांट को C3 प्लांट कहा था। इसी तरह हम इन प्लांट्स को भी C4 प्लांट्स कहेंगे। अब C4 प्लांट्स और C3 प्लांट में यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंस भी देखते जाएंगे ताकि आपको रिकॉल भी हो या काइंडली आप इससे पहले C3 साइकिल को भी डिस्कस कर लें। ठीक है, अपने साथ देख लें, वीडियो ओपन कर लें, आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, C3 साइकिल डायरेक्टली लिख लें, आपको आ जाएगी। ठीक है, ओके। C4 प्लांट वो प्लांट्स हैं जो कि टेम्परेचर जहाँ पर हाई हो या इसके लिए हाई टेम्परेचर दरकार होना ज़रूरी है। और C3 प्लांट में हमने बात की थी कि वो तमाम प्लांट C3 प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इसमें यानी C3 साइकिल चलती है और वो कौन से एरिया में होती हैं जहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल होता है या कम होता है। ठीक है, यानी ठंडे जगहों पर। इट इज़ अडॉप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल एरिया। अब यहाँ पर देखें टेम्परेचर 30 to 40 है एंड इट इज़ हाई टेम्परेचर। ठीक है, और एग्जांपल क्या है, शुगर कैन, मेज वगैरह। प्रेजेंस ऑफ स्पेशल एनाटॉमी। अब इनमें क्या ऐसी खसूसियत है C4 साइकिल या C4 प्लांट्स में जो कि C3 प्लांट से डिफरेंट हैं। ठीक है, सो हेयर अ स्पेशल एनाटॉमी इज प्रेजेंट एंड दैट एनाटॉमी इज कॉल्ड क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स का वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, इसका मतलब रीत है, या रीत को हम अगर देख लें और भी तो इसका मतलब है कवरिंग। ठीक है, सो अगर हम देख लें कि हम लीफ को उठाते हैं, उसका अपर एपिडर्मस एंड लोअर एपिडर्मस उस अपर एपिडर्मस और लोअर एपिडर्मस के दरमियान में हमारे साथ कुछ सेल्स मौजूद होती हैं। इसमें क्या है, ये स्पेशल एनाटॉमी या क्रेन्स एनाटॉमी इसको हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल हैं यानी जाइलम एंड फ्लोएम, उसके इर्द गिर्द कवरिंग होती है, यानी बंडल शीट सेल्स की कवरिंग होती है। या देख लें आप, इस तरह से कवरिंग होती है, या हम डायरेक्टली इस तरह कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये वेस्कुलर बंडल्स हो गई हैं। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द इस तरह से कवरिंग होती है, 1 2 ऐसे। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड अ स्पेशल फीचर विच इज डिफरेंशिएटेड बिटवीन द C3 साइकिल एंड C4 साइकिल या C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। ठीक है, जो कि बहुत ही सेवरल लेयर्स पर मुश्तमिल होती हैं या एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट पर होती हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इस एनाटॉमी को ये स्पेशल एनाटॉमी कहते हैं जो कि क्रेन्स एनाटॉमी कहलाती है, और ये डिफरेंशिएट करता है C3 प्लांट्स को C4 प्लांट्स से। ठीक है, आफ्टर दैट हम अगर बात करें तो C4 प्लांट्स में 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक है, 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, एक को हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं और दूसरे को हम बंडल शीट सेल्स कहते हैं। अब ये मीजोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स, मीजोफिल सेल्स कब होती हैं, जब हमारे साथ डायरेक्टली अपर एपिडर्मिस के नीचे हमारे साथ और सेल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, लाइक दैट दिस वन इज कॉल्ड मीजोफिल सेल्स। ठीक है, और बंडल शीट सेल्स को कौन से सेल्स को कहते हैं, जिन्हें वेस्कुलर बंडल्स को कवर किया होता है, उसे हम फिर बंडल शीट सेल्स कहते हैं। सो वी हैव 2 टाइप ऑफ सेल्स इन C4 प्लांट्स। C3 प्लांट में सिर्फ और सिर्फ मीजोफिल सेल्स थी। ठीक है, सो रिमेंबर दैट। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है वो भी 2 टाइप का है। इनमें जो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है वो भी 2 टाइप का होता है, और उसी क्लोरोप्लास्ट के 2 टाइप होने पर हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट आर डाइमॉर्फिक।
मॉर्फ क्या होता है, शेप, स्ट्रक्चर, और डाई मीन टू, कि यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट मौजूद है वो डाइमॉर्फिक है, यानी टू शेप का है, ठीक है, या टू स्ट्रक्चर का है। डिफरेंस क्या है आप देख लें, यहाँ पर जो मीजोफिल सेल्स हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट और बंडल शीथ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस ये क्या है। एक तो जो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर मीजोफिल सेल्स में है उसकी मेम्ब्रेन थिन होती है, और बंडल शीथ सेल्स की क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन थिक होती है, ठीक है। आफ्टर दैट हम इनसाइड पे जब जाते हैं तो यहाँ पर आपके साथ जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर यानी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होती हैं, जिसे हम ग्रेना कहते हैं, ठीक है। और अगर ग्रेना के फॉर्म में मौजूद हैं या आप जब देखते हैं तो आपको ग्रेना नज़र आ रहे हैं, इट्स मीन कि ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है। हमने क्लोरोप्लास्ट में बात की है, ठीक है, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है। इफ़ वी लुक एट द बंडल शीट सेल्स, इन दिस सेल्स वी हैवंट एनी ग्रेना, ठीक है, हमारे पास ग्रेना नहीं है। थैलाकॉइड एक यानी पहले हुए पड़े हुए हैं, एक एक प्लेट अब अकेले अकेले पड़ा हुआ है, ठीक है, या हम कहते हैं कि बिखरे हुए पड़े हुए हैं। सो दैट्स वाई वी कॉल दैट ए ग्रेनल। ए का मतलब एब्सेंस होता है या नो के लिए हम यूज़ करते हैं साइंटिफिकली। ओके, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या है कि इसमें ग्रेना मौजूद नहीं है। तो अब देखें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमने बात की थी मीजोफिल सेल्स में, या हमने जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में बात की थी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, तो हमने बात की थी कि हमारे साथ जो ग्रेना है, ठीक है, या जो हम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की बात करते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इस तरह इस फॉर्म में होते हैं। दिस वन इज कॉल्ड एप्रेस्ड पार्ट एंड दिस वन इज कॉल्ड नॉन एप्रेस्ड, ठीक है। जो नॉन एप्रेस्ड था उसमें फोटो सिस्टम 1 मौजूद था, और जो एप्रेस्ड था यानी जो एक दूसरे के साथ मिले हुए थे उस पोर्शन पे हमारे साथ कौन से थे, फोटो सिस्टम 2 चल रहा था, ठीक है। ओके, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 में क्या फ़र्क था। फोटो सिस्टम 1 सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक फंक्शन कर रहा था, और फोटो सिस्टम 2 क्या कर रहा था, वो नॉन साइक्लिक। आपको याद होगा हेल रिएक्शन, आप देख लें काइंडली, अगर याद नहीं है आप इन सब को समझेंगे जब आपको पिछला लेक्चर याद होगा, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 में क्या था, साइक्लिक चल रही थी और एटीपी प्रोडक्शन हो रही थी। फोटो सिस्टम 2 में क्या चल रहा थी, नॉन साइक्लिक चल रही थी, और उसके साथ यानी फोटो सिस्टम 2 में बहुत एटीपी और NADPH भी बन रही थी, लेकिन उसके साथ ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही थी, रिमेंबर दैट, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर बंडल शीट सेल में देखते हैं तो यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं है। जब मिले हुए नहीं है तो इट्स मीन कि फोटो सिस्टम 2 नहीं है। फोटो सिस्टम 2 नहीं है, एब्सेंस की वजह से सिर्फ फोटो सिस्टम 1 चल रहा है और एटीपी बन रही है, ठीक है। ओके, एक ये हो गया डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस हमने वॉल्स की बात की कि एक थिक है और दूसरा थिन है। तीसरा क्या था, ग्रेना मौजूद है, ग्रेना मौजूद नहीं है। चौथा हमारे साथ क्या है कि इसका मीजोफिल सेल्स की जो साइज़ है ये क्या होंगी, वो स्मॉल होंगी क्लोरोप्लास्ट की। लेकिन इसके बरक्स अगर हम इस क्लोरोप्लास्ट को देख लें तो इसका साइज़ क्या होगा, लार्ज होगा। अगर हम फिफ्थ वन डिफरेंस को देख लें तो आपके साथ मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट की नंबर कम होगी और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की नंबर ज़्यादा होगी। तो आप इसके साथ ये डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंशिएशन भी लिख सकते हैं, अपने साथ अच्छा सा नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट अगर हम देखते हैं कि C4 साइकिल चलती किस तरह है, तो इसके साथ हमने बात की कि हमारे साथ C4 साइकिल या C4 प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स बोथ आर प्रेजेंट एट वन टाइम, ठीक है, दोनों प्रेजेंट हैं। अब होता क्या है, हमने बात स्टार्ट कहाँ से करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड से करनी है, क्योंकि ग्लूकोज बनाना है और ग्लूकोज के लिए ज़रूरी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ठीक है, C4 साइकिल स्टार्ट यहाँ से होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही आती है इनसाइड द सेल में, तो इनसाइड द सेल में यू नो दैट वहाँ पर वाटर भी मौजूद होगा, ठीक है, और भी एसिड्स वगैरह मौजूद होते हैं या और भी सोल्यूशन मौजूद होती हैं। तो डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही आती है वो कार्बनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी HCO3 में कन्वर्ट होती हैं। लेकिन रिमेंबर दैट यहाँ पर आपके साथ एक MCQs आता है कि इसके लिए एक्सेप्टर का होना ज़रूरी है। हमने बात की थी C3 साइकिल में कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कौन कर रहा था, RUBP कर रही थी। यहाँ पर आपके साथ प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, PEP है, यानी PEP फास्फोइनोल पायरुवेट, जो कि खुद 3 कार्बन कंपाउंड है। अब देखें वहाँ पर RUBP की बात की थी एंड दैट RUBP आर 2 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर PEP की बात कर रहे हैं फास्फोइनोल पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। एक एक पॉइंट को समझें।
अब जो ये 3 कार्बन कंपाउंड है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आया, HCO3 बन गया, यहाँ से क्या करता है, ये पिप के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन की फिक्सेशन होती है, और जैसे ही कार्बन की फिक्सेशन होती है आपके साथ एक स्टेबल प्रोडक्ट आ जाता है, या एक फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है जिसे हम 4 कार्बन कंपाउंड कहते हैं। क्योंकि पिप क्या था, 3 कार्बन कंपाउंड था, एक कार्बन उसने फिक्स किया और वो 4 कार्बन कंपाउंड बन गया, एंड दैट 4 कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सिलोएसिटिक एसिड, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दैट C4 साइकिल। ठीक है, C3 में हमने बात की थी कि RUBP के साथ कार्बन की क्या हो रही थी, फिक्सेशन हो रही थी, और आगे क्या बन रहा था, 3 कार्बन कंपाउंड बन रहे थे, PGA। यहां क्या हो रहा है, 4 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट ऑक्सिलोएसिटिक एसिड एंड C4 साइकिल। ठीक है, अब इसके साथ ही हम बात करते हैं कि अगर फास्फोइनोल पायरुवेट इसको एक्सेप्ट कर रहा है तो इस रिएक्शन के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है, और उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, पिपकेज एंजाइम कहते हैं, या हम कहते हैं कि फास्फोइनोल पायरुवेट सिंथेटेज एंजाइम। आफ्टर दैट होता क्या है, ऑक्सिलोएसिटिक एसिड से एक अनदर का प्रोडक्ट बनता है जिसे हम मैलिक एसिड कहते हैं। और अगर आप देख लें मैलिक एसिड को वहाँ पर देख लें लास्ट रिएक्शंस में, तो मैलिक एसिड से ऑक्सिलोएसिटिक एसिड जब बन रही थी तो क्या हो रही थी, NADP से NADH बन रही थी, रिडक्शन हो रही थी। अब यहाँ पर क्या होगा, उल्टा रिएक्शन होगा, और NADPH क्या होगा, यूज होगा, और इससे NADP बन जाएगी। ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाएगी मैलिक एसिड में, या इसे हम एस्पार्टिक एसिड भी कहते हैं, यानी दोनों में किसी एक में भी कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ तक तो हो गया मीजोफिल सेल का काम। अब मीजोफिल सेल और इसके पास कुछ भी नहीं है, ये जाता कहाँ पर है, ये जाएगा बंडल शीथ सेल में अब। ठीक है, क्योंकि इसने आगे काम क्या करना है, ग्लूकोज की मॉलिक्यूल बनानी है। ठीक है, ग्लूकोज बनना है, तो यहाँ पर मीजोफिल सेल में और इसके लिए कुछ भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये प्लाज्मोडिस्मेटा के जरिए, प्लाज्मोडिस्मेटा हमने सेल वॉल में बात की थी, प्लाज्मोडिस्मेटा के जरिए से ये ट्रांसपोर्ट होगा, मैलिक एसिड आएगा बंडल शीथ सेल में। इसीलिए हमने बात की थी कि बोथ आर प्रेजेंट देयर। C3 में क्या था, सिर्फ मीजोफिल सेल थे। ठीक है, अब यहाँ पर बंडल शीथ सेल में जैसे ही मैलिक एसिड आता है, मैलिक एसिड से ये कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये क्या था, 4 कार्बन कंपाउंड था, 4 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है पायोरिक एसिड में। किस चीज़ में, पायोरिक एसिड में। जैसे ही पायोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यू नो दैट पायोरिक एसिड आर 3 कार्बन कंपाउंड, और जब 3 कार्बन कंपाउंड में आते हैं तो इट्स मीन के यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हुई है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है तो साथ ही में क्या होता है, NADP क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है NADPH में। ठीक है, इसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो गई, रिमूवल हो गई, और पायोरिक एसिड बन गई, 3 कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो बंडल शीथ सेल में क्या होता है, RUBP, यहाँ पर इसके लिए एक्सेप्टर मौजूद होता है। RUBP क्या करता है, RUBP जब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेता है, इट्स मीन के कार्बन फिक्सेशन हो जाती है, कार्बोक्सिलेशन हो जाती है, तो यहाँ से C3 साइकिल बनती है, क्योंकि RUBP क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है, और जब एक कार्बन डाइऑक्साइड और मिल जाते हैं तो इससे C3 साइकिल बन जाती है, PGA मॉलिक्यूल बनती है, और आफ्टर दैट ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। ओके, यहाँ से तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल में चला गया। लेकिन यहाँ पर पायोरिक एसिड क्या करता है, यहाँ पर साइकिल कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि इसने दोबारा पिप को बनाना है और दोबारा ये साइकिल चलाना है। पिप क्या करता है, पिप बनाने के लिए क्या करता है, पायोरिक एसिड दोबारा रीजनरेट होता है, तो रीजनरेशन के लिए इसको दोबारा ट्रांसपोर्ट होने की ज़रूरत होती है, और ये ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मोडिस्मेटा के ज़रिए से। पायोरिक एसिड जब मीजोफिल सेल में आते हैं तो इसकी रीजनरेशन होती है, और यू नो दैट जब रीजनरेशन होती है तो उसमें ATP यूज़ होती है। अब ATP क्या होगा, यहाँ पर 2 ATP यूज़ होंगे, और उससे फिर दोबारा फास्फोइनोल पायरुवेट बन जाती हैं। ठीक है, फास्फोइनोल पायरुवेट बनना और ये दोबारा साइकिल चलाना, इस तभी हमारे साथ एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो MCQs इस तरह भी आ सकता है कि वेयर C4 साइकिल अकर इन विच सेल्स, हो देयर मीजोफिल सेल्स में हमारे साथ C4 पाथवे चलती है या C4 साइकिल चलती है, और बंडल शीथ सेल में हमारे साथ C3 साइकिल चलती है। ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं कि वाई दे आर ओनली इन ट्रॉपिकल एरिया। ठीक है, क्यों ये सिर्फ ट्रॉपिकल एरिया में चल सकती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे साथ एक पिपकेज एंजाइम है। ठीक है, पिपकेज एंजाइम को हम कूल्ड सेंसिटिव एंजाइम भी कहते हैं, कूल्ड
सेंसिटिव एंजाइम। इसका मतलब इस तरह हुआ ना, कुछ लोग होते हैं जिन्हें सेंसिटिव एंजाइम, ठीक है, कुछ लोग होते हैं उन्हें एलर्जी होती है, ठीक है, एलर्जी होती है, या जब बहुत ठंड शुरू हो जाती है तो उन्हें सबसे पहले नज़ला ज़ुकाम लग जाता है, ठीक है। सो उसका इम्यून सिस्टम उसके बरक्स काम सही नहीं कर पाता। इसी तरह ये पिपकेज एंजाइम के लिए एक ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और ये कोल्ड सेंसिटिव का मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो ये काम नहीं कर पाता। जितना टेम्परेचर हाई होगा उसी हिसाब से ये पिप सिंथेटेज का काम करेगा, यानी पिप की सिंथेसिस होगी और उसी के हिसाब से ये साइकिल चलेगा। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि इट इज़ द अडॉप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल एरिया। ये वो प्लांट्स हैं जो अडॉप्ट हुए हैं, यानी इन्होंने अपने लिए एडॉप्टेशन की है, ठीक है। सो यहाँ से हम थोड़े से MCQs को फॉलो करते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। चलें दोबारा खैर मैं जल्दी से बता देता हूँ। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आती है, ठीक है, यहाँ पर वाटर भी मौजूद होता है और भी एसिड वगैरह होते हैं, इसलिए ये HCO3 यानी कार्बनिक एसिड बना लेती हैं। एंड आफ्टर दैट ये क्या करता है, पिपकेज एंजाइम के ज़रिए से पिप बना लेता है जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। और आफ्टर दैट इसी पिपकेज एंजाइम के ज़रिए से कार्बन की फिक्सेशन हो जाती है और वो ऑक्सिलो एसिटिक एसिड बना लेते हैं। ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड कन्वर्ट होने के लिए NADPH क्या कर लेते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं NADP में। अस्पार्टेरिक एसिड या मैलिक एसिड कन्वर्ट होते हैं बंडल शीट सेल में या ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू प्लाज्मोडिस्मेटा। और मैलिक एसिड जो 4 कार्बन कंपाउंड है वो पायरिक एसिड में आता है 3 कार्बन कंपाउंड। सो यहाँ से जब 3 कार्बन कंपाउंड है इट्स मीन के एक कार्बन डाइऑक्साइड की डीकार्बोक्सिलेशन हुई है। डीकार्बोक्सिलेशन के साथ ही हमने बात की थी कि रिडक्शन होती है, रिडक्शन भी हो गई। आफ्टर दैट पायरिक एसिड क्या करता है, अपने साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दोबारा मीजोफिल सेल में आता है और रीजनरेशन करता है। रीजनरेशन में 2 ATP यूज हो जाती है और दोबारा पिप बन जाता है। यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी फिक्सेशन होती है RUBP में, ठीक है, और RUBP के जरिए से यहाँ से C3 साइकिल चलती है जिससे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। ओके, ये रिमेंबर दैट अगर आपने देखा होगा तो मैंने यहाँ पर इसकी वॉल थोड़ी सी थिक बनाई है और इसकी थिन, तो यहाँ पर भी मैंने आपको डिफ्रेंशिएट किया है। ओके, दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि C4 साइकिल्स में फोटो रिस्पायरेशन नहीं होती, क्योंकि आप देख लें यहाँ पर कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं है। और फोटो रिस्पायरेशन के लिए हमने बात की थी कि जब RUBP का 2 फंक्शन हमने बात की थी, एक ऑक्सीजनेस फंक्शन भी करता है और कार्बोक्सिलेज फंक्शन भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं होती और ना ही इनवॉल्व्स के ज़रिए से ऑक्सीजन आ सकता है, ठीक है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड आ सकती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसी वजह से डायरेक्टली वो क्या कर लेते हैं, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फोटो रिस्पायरेशन बिल्कुल नहीं होती। तो रिमेंबर ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखना है। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी MCQs के बारे में। MCQs इस तरह भी आ सकता है बेटा कि प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर हुई, ठीक है, C4 प्लांट्स में या C4 सेल में, तो आपने याद रखना है कि मीजोफिल सेल में होती है। सेकेंडरी कहाँ पर होती है फिक्सेशन, तो वो देख लें यहाँ पर होती है इन बंडल शीट सेल्स, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी सी न्यूमेरिकल साइड पे कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, यानी एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए C4 पाथवे चलती है 1 टर्न, उसमें कितने ATP यूज होते हैं और कितने NADPH यूज होते हैं। तो देख लें जब एक कार्बन डाइऑक्साइड की पाथवे चलती है यानी 1 टर्न में यहाँ से C4 साइकिल चलती है यहाँ तक, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ATP यूज़ होते हैं, लेकिन NADPH यूज़ नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर अगर यूज़ हुआ है तो यहाँ पर पैदा भी हो गया है, तो इसको हम यूज़ नहीं कहते, ठीक है। ये हो गया न्यूट्रल बिल्कुल। ओके, अगर C3 पाथवे को देखें तो C3 पाथवे आप रिमेंबर याद करें केल्विन साइकिल, तो वहाँ पर हमारे साथ 3 ATP यूज़ हो रहे थे और 2 NADPH यूज़ हो रहे थे। इट्स मीन कि यहाँ से अगर हम C4 साइकिल की बात करें तो टोटल हमारे साथ 5 ATP यूज़ होते हैं और 2 NADPH यूज़ होते हैं, ठीक है। अब ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, यानी 6 पाथवेज की ज़रूरत होगी, 6 टर्न की ज़रूरत होगी, 6 C4 पाथवे चलेंगी, ठीक है। अब जब 6 टर्न्स चलेंगे तो C4 में 2 ATP, 6 2s are 12 ATP हो गई। अब यहाँ पर C3 पाथवे में 3 ATP, 6 3s are 18 ATPs, 18 + 20 30 ATP हो गई। अब यहाँ पर तो कोई ATP यूज़ नहीं होता, इसलिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ C3 पाथवे में 2 NADPH यूज़ होते हैं। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाइड करें, सो 12 NADPH। तो आपने याद रखना है MCQs के लिए कि आपके साथ कौन कौन से
या कितने NADPH यूज़ होते हैं और कितने ATP यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चन। तो आपने क्वेश्चन को देखकर आंसर देना है, ठीक है, कि कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। प्राइमरी एक्सेप्टर के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट 4 कार्बन कंपाउंड के बारे में भी पूछ सकते हैं, व्हाई दे आर यूजिंग दैट, सो टेम्परेचर के बारे में भी पूछ सकते हैं, एनाटॉमी के बारे में भी पूछ सकते हैं, या डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा। अगर कहीं पर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।